नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज का एजेंडा, जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं महत्वपूर्ण खबरों की और उन खबरों की जिन पर आज दिन भर लोगों की नज़रें बनी रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं आज का एजेंडा की सुर्खियां। किसानों के हित में लाए गए कृषि विधेयकों को लेकर केंद्रीय कृषि और किसान राज्य कल्याण मंत्री कैलाश राज चौधरी आज करेंगे एक प्रेस वार्ता। किसानों के साथ संवाद कर जानेंगे उनके अनुभव। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार पकड़ रहा है रफ्तार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मुंगेर में जनसभा को करेंगे संबोधित। राजद के तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से आज करेंगे अपना नामांकन दाखिल। देवेंद्र फडणवीस की आज मधुबनी में रैली। भाकपा माले की तरफ से चुनाव प्रचार हुआ तेज। प्रदूषण की समस्या से निजात पाने के लिए केंद्र सरकार तेजी से उठा रही है कदम। ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के निर्माण से भारी वाहनों से होने वाले प्रदूषण में आई कमी। BS6 मानक अनुरूप वाहनों और ईंधन की शुरुआत। पराली जलाने में कमी और बदरपुर पावर प्लांट बंद करने जैसे तमाम उपायों से हवा की गुणवत्ता में आया सुधार। आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम के पोर्टल को आज करेंगे लॉन्च। रोजगार की तलाश में शहर आने वाले प्रवासियों को मामूली किराए पर घर देने की इस योजना के दिशा निर्देश भी आज होंगे जारी। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हमेशा से ही किसानों के हित में योजनाओं को लागू करने के पक्ष में रही है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कृषि संबंधी कानून खेती और किसानों के लिए नए अवसर पैदा हो रहे हैं। इनसे किसान की भूमिका अन्नदाता से उद्यमी की हो जाएगी। हाल ही में लाए गए कृषि सुधार विधेयक ऐतिहासिक हैं, जो किसानों के भविष्य को बदलने की क्षमता रखते हैं। इसी बाबत केंद्रीय कृषि और किसान राज्य कल्याण मंत्री कैलाश राज चौधरी आज किसानों के हित के लिए कृषि सुधार विधेयकों पर एक प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे और साथ ही किसानों के साथ संवाद करेंगे। तो जो संसद से 3 विधेयक पारित किए गए हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण वो विधेयक हैं और उसका फ़ायदा किसानों को मिलेगा। न सिर्फ किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में ये एक बड़ा कदम है, बल्कि साथ ही साथ किसानों की जो खेती है, किसानों का खेती करने का जो तरीका है और उसके बाद अपनी फसलों को बाज़ार तक लाने का जो अभी तक का एक पारंपरिक तरीका है, वो भी पूरी तरह से बदल जाएगा। किसानों के हाथ अब फ्री होंगे, वो कहीं भी अपनी फसलों को बेच सकेंगे और साथ ही साथ MSP की जो व्यवस्था की गई है वो भी किसानों के लिए काफ़ी लाभकारी है। किसानों को उनकी मेहनत का फल मिलेगा और इसी सिलसिले में हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्री किसानों से संवाद कर रहे हैं, किसानों से बातचीत कर रहे हैं और जगह जगह पर जाकर किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं नए बिलों के बारे में। हमारे संवाददाता राजेश राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। राजेश, ये एक जो मुहिम चल रही है केंद्र सरकार की ओर से, विभिन्न मंत्री जाकर के किसानों से संवाद कर रहे हैं या किसानों को इस बिल के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से आप इस पूरी मुहिम को देख रहे हैं? देखिए, जो सत्र था मानसून सत्र के दौरान हमने जो देखा कि विपक्ष ने किस तरीके से इस विधेयक को लेकर हाय तौबा मचाया और इसके बाद सदन की जो कार्यवाही है लगातार बाधित होती रही और सरकार की तरफ से ये स्पष्ट करने की चेष्टा की गई कि ये विधेयक किसानों के हित में है, किसानों के खिलाफ नहीं है, MSP से इसका कोई लेना देना नहीं है। सरकार MSP के बारे में सदन में आकर जानकारी देती है, वो सदन में आकर जानकारी हर साल देती रहेगी, चाहे रबी की फसल हो या खरीफ की फसल हो। इसी जो ये एक धुंध की स्थिति जो विपक्ष के द्वारा तैयार की गई है, उस स्थिति को खत्म करने के लिए सरकार के जो मंत्री हैं वो लगातार एक हफ्ते तक विभिन्न
जो इलाके हैं, विभिन्न जो शहर हैं, वहाँ से किसानों के साथ संवाद करेंगे। उन्हें ये बताएंगे कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो लक्ष्य है कि किसानों की आय को दोगुनी की जाए, उस दिशा में ये विधेयक कैसे मील का पत्थर साबित होगा। इसके लिए तमाम जो सरकार के मंत्री हैं, कल हरदीप सिंह पुरी जो शहरी आवासन कार्य मंत्री हैं, उन्होंने किसानों को संबोधित किया। आज जो किसान कल्याण राज्य मंत्री हैं, कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, वो किसानों को संबोधित करेंगे और किसानों की राय जानने की भी कोशिश करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर एक खास कमरा बनाया गया है, जिस कमरे में बैठकर जो कैलाश चौधरी हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। किसानों के साथ वो इंटरेक्ट भी होंगे और किसान अपने सवाल जो हैं वो संबंधित मंत्री से पूछ सकते हैं। उनके मन में जो किसी तरह की कोई शंका होगी, उस शंका को भी सरकार की तरफ से दूर किया जाएगा। उसको स्पष्ट करने की कोशिश की जाएगी कि कैसे ये विधेयक जो है वो सरकार किसानों के हित के लिए लाई है, किसानों के आय को दोगुनी करने के लिए लाई है। राजेश, जो ये विधेयक लाए गए हैं, अगर इन विधेयकों को देखें तो इससे साफ होता है कि आने वाले समय में जो किसानों का तौर तरीका है खेती को लेकर के और ख़ासकर अपनी फसलों को बाजार तक ले जाने के लिए, वो सब कुछ बदल जाएगा। किसानों को काफ़ी इससे फ़ायदा होने वाला है और साथ ही साथ किसान की जो भूमिका है वो अन्नदाता से लेकर के उद्यमी की एक भूमिका हो जाएगी। ये सब तो इससे साफ है। तो फिर क्या ज़रूरत पड़ रही है इस तरह से कि जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं वो विभिन्न जगहों पर जाकर या दिल्ली से किसानों से संवाद कायम कर रहे हैं, किसानों को समझा रहे हैं, क्यों ऐसी ज़रूरत पड़ रही है? देखिए, आपने देखा था चंद्रशेखर की मानसून सत्र के दौरान विपक्ष ने जिस तरीके से इस विधेयक को लेकर राज्यसभा के अंदर शोर शराबा किया, भारी हंगामा खड़ा किया, वो कहीं ना कहीं एक धुंधली सी तस्वीर जो है वो पेश की गई विपक्षी सांसदों के द्वारा, और जिसकी वजह से किसानों के मन में कहीं ना कहीं इस विधेयक को लेकर एक संशय की स्थिति जो है वो पैदा हुई। और आपने देखा कि संसद की जो कार्रवाई थी उसको समय से पहले खत्म किया गया। जो विपक्षी कई सांसद थे उनको सदन से निलंबित किया गया। हरिवंश जो उपसभापति हैं उनके साथ जो नोकझोंक हुई सदन के भीतर, और फिर वो उनको धरना स्थल पर चाय पिलाने के लिए पहुंचे। ये जो पूरा एपिसोड है ये किसानों से जुड़ा हुआ है और किसानों के मसले पर सरकार संजीदा है। सरकार चाहती है कि किसानों की आय वाकई दोगुनी हो, किसानों की जो फसल हैं उनको बिचौलिए न ले उड़े, इसके लिए इस विधेयक में खास प्रावधान किए गए हैं। किसान अमूमन ये देखा जाता था चंद्रशेखर की जो किसान फसल उपजाता है उनकी जो फसल है उसकी अच्छी कीमत उन्हें नहीं मिलती है, जो बिचौलिए होते हैं वो अच्छी कीमत ले उड़ते हैं। लिहाजा अब किसान जो है सीधे अपने फसलों को बेच सकेंगे, अपने उत्पाद की कीमत तय कर सकेंगे और अच्छी गुणवत्ता वाली जो फसल है उनको अच्छी कीमत पर बेचा जा सकता है। यानी किसान अपने फसल का मालिक स्वयं होगा। जो अन्न उपजाता है, जो अन्नदाता किसान है, उसकी आय दोगुनी होगी। इसी जो धुंध की स्थिति जो विपक्ष के द्वारा क्रिएट की गई है, उसी धुंध को खत्म करने के लिए सरकार के मंत्री लगातार एक हफ्ते से भी ज़्यादा समय तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, किसानों के साथ संवाद करेंगे, उनसे रूबरू होंगे और उनकी दुख तकलीफ को जानने की भी कोशिश करेंगे। वहीं उनके मन में जो आशंकाएं हैं, जो शंकाएं उठ रही हैं, उसको साफ करने की कोशिश की जाएगी। राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सभी जानकारियों के लिए। और आइए अब अगली खबर की ओर चलते हैं, जिस खबर पर इस वक्त पूरे देश की नज़रें भी बनी हुई हैं, और ये खबर है बिहार चुनाव से जुड़ी हुई। बिहार में चुनावी समर शुरू हो चुका है और आपको बता दें कि महागठबंधन ने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो का शीर्षक था बिहार में काबा, जिसका अर्थ है बिहार में क्या है, जिसके जवाब में एनडीए ने बिहार में ईबा जारी किया, जिसका अर्थ है बिहार में बहुत कुछ है। सोशल मीडिया पर भी चुनाव अभियान की जंग शुरू हो गई है। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और अन्य प्लेटफॉर्म पर चुनावी अभियान पूरे जोर शोर से जारी है। और आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में जैसे जैसे पहले चरण के मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, राजनीतिक तापमान बढ़ रहा है। कल तीसरे चरण की अधिसूचना जारी होने के बाद तमाम राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए कमर कस चुके हैं। पहले चरण में राज्य की 16 जिलों की 71 सीटों पर 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। राज्य में चुनाव प्रचार अभियान अब रफ्तार पकड़ रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मुंगेर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उधर राजद के तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस भी आज मधुबनी में रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी के अन्य स्टार प्रचारकों में गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम शामिल है।
और आइए एक बार फिर हम अपने संवाददाता राजेश राज का रुख करते हैं, क्योंकि राजेश राज बिहार की राजनीति को काफ़ी नज़दीक से देखते रहे हैं और इस वक्त अब बिहार में पूरा चुनावी मौसम आ गया है। तो राजेश राज से हम जानेंगे कि क्या कुछ वहाँ पर चल रहा है। राजेश, जो अभी हम दर्शकों को भी बता रहे थे कि बिहार में का बा, उसका जवाब दिया बिहार में ई बा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय कोविड का दौर है। पहले जिस तरह से चुनाव चलते थे उस तरह से चुनाव चल नहीं पा रहे हैं इस वक्त पर। तो किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या कुछ और किस तरह से वहाँ पर प्रचार का काम चल रहा है? देखिए, जो ये काबा गीत का जिक्र आप कर रहे हैं, इसको मनोज बाजपेयी ने सबसे पहले जारी किया था और उसके काउंटर में अब जो सत्ताधारी पार्टी है उसने ये लाया है कि बिहार में ईबा, काबा का जवाब ईबा से दिया जा रहा है। यानी कि बिहार में बहुत कुछ है, बस उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं जो आईटी के मामले में बिहार पिछड़ा हुआ था, अमूमन कहा जाता है कि बिहार पिछड़ा हुआ स्टेट है, लेकिन अगर आईटी और वर्चुअल रैलियों का जिक्र करें और आईटी के जरिए चुनाव प्रचार में अपना सब कुछ झोंकने की बात करें तो बिहार अब आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कहीं ना कहीं जो चुनावी प्रचार है वो पूरे शबाब पर है और दोनों तरफ से वीडियो बनाकर, दोनों तरफ से सोशल मीडिया के जरिए, ट्विटर और फेसबुक का सहारा लेकर, इंस्टाग्राम पर जो है अपनी तस्वीरें डालकर, वीडियोज़ शेयर कर बिहार के जो मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की जा रही है। इसे आप एक अच्छे नज़रिए से देख सकते हैं कि जिस स्टेट को पिछड़ा कहा जाता है वहाँ भी आईटी के जरिए चुनाव प्रचार को पूरे शबाब पर लाया जा रहा है, पूरी ताकत झोंकी जा रही है। रही बात बिहार के सियासी मिजाज की, तो स्थिति कहीं ना कहीं कई तरह के गठबंधन उभर कर सामने आए हैं, कई तरह के मोर्चे उभर कर सामने आए हैं। लोजपा के एनडीए से बाहर निकल जाने के बाद तस्वीर कुछ अलग दिखाई पड़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मुकाबला जो है वो महागठबंधन और एनडीए के बीच है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार कैसे तमाम जो महागठबंधन की तरफ से जो बेरोजगारी, पलायन और तमाम तरह के जो आरोप लगाए जा रहे हैं, नीतीश कुमार एक मजे हुए पॉलिटिशियन के रूप में जाने जाते हैं, निश्चित तौर पर वो उसका काउंटर करेंगे। कैसे काउंटर करेंगे ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल तमाम लोगों की निगाहें बिहार पर टिकी हैं। अमूमन ये माना जा रहा था, चंद्रशेखर, हम आप इसका जिक्र भी करते रहे हैं कि बिहार का जो चुनावी फ्लेवर है, बिहार में हेलीकॉप्टर का उतरना गिरना, चुनावी रैलियों का अपना एक अलग फ्लेवर होता है। चाय की दुकान पर गॉसिप, अखबार पढ़ते हुए चाय पीना, किसी को क्षण भर में हरा देना और किसी को क्षण भर में जिता देना, यह एक बिहार का अलग टेस्ट जो है, ये फ्लेवर शायद कोरोना काल में देखने को ना मिले। लेकिन जिस तरीके से वर्चुअल रैलियों के जरिए, वीडियो संदेश के जरिए इस मुहिम को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और टिकटों के वितरण के दौरान महागठबंधन, एनडीए, तमाम दलों में जो रस्साकसी देखने को मिली वो कहीं ना कहीं बिहार के अपने पुराने फ्लेवर को जगाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में बिहार कितनी सुर्खियां बटोर पाता है। राजेश, पिछली बार के पहले जब चुनाव हुआ था, आप और हम वहीं पर मौजूद थे और उस वक्त एक बड़ा परिवर्तन बिहार में ये दिखा था कि बिहार जो एक तरह से जातिवादी राजनीति में केंद्रित था, कहीं न कहीं वहाँ विकास की बयार वहाँ की राजनीति में हमने उस वक्त पर देखी थी। और तब से काफ़ी वक्त बीत चुका है, गंडक में भी काफ़ी पानी तब से बह गया होगा। और अभी क्या कुछ आपको लगता है, ये जो विकास की एक शुरुआत बिहार में आज से 10 साल पहले देखी गई थी, क्या वो अभी भी बरकरार है या इस बार जातीय गणित हावी हो रहा है? देखिए, बिल्कुल सही कहा चंद्रशेखर, हम आप मुंगेर, बांका, भागलपुर के इलाके में 2010 के विधानसभा चुनाव में हम दोनों साथ साथ वहां पर सफ़र कर रहे थे और बिल्कुल आपने सही कहा कि गंडक में ही पानी नहीं, गंगा में भी बहुत पानी जो है वो बह चुका है। और विकास की बात अगर करें तो जो सामाजिक समीकरणों के आधार पर, सोशल इक्वेशन के आधार पर टिकटें जो है वो बांटे जाते रहे हैं, लेकिन जो प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी है आरजेडी ने भी इस बार रोजगार, पलायन और बेरोजगारी को मुद्दा बनाया है। तो कहीं ना कहीं जो जातिगत समीकरण के आधार पर जो आर पार की लड़ाई होती थी वह एक डेवलपमेंट के मोर्चे पर आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। और यह कहीं ना कहीं बिहार के लिए एक अच्छी बात कही जा सकती है कि सिर्फ जातिगत कारणों से जहां पर टिकट तय होते हैं कि अमुक जाति का वोट अगर अच्छा है तो वहाँ पर उसी जाति के प्रत्याशी जो हैं वो तमाम दलों से टिकट पाएंगे और वोट भी कमोबेश उसी आधार पर दिया जाता है। यह तो नहीं कहा जा सकता कि जाति जो है वो बिहार की सच्चाई नहीं है या जाति की वजह से वोटिंग वहाँ नहीं होगी, लेकिन अगर आरजेडी ने भी बेरोजगारी, पलायन और शिक्षा को अगर मुद्दा बनाया है और एनडीए डेवलपमेंट की बात पहले से करती रही है, तो कहीं ना कहीं विकास बनाम विकास की लड़ाई में बिहार अगर तब्दील होता है तो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं युवाओं को
बड़े पैमाने पर रोजगार जो है वो मिल सकते हैं और बिहार का सियासी मिजाज भी जो है वो बदल सकता है। बहरहाल देखना होगा कि विकास 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 बनाम विकास की जो लड़ाई है उसमें क्या कुछ नया गुल खिलकर सामने आता है और जनता किसके माथे पर विजय श्री का ताज पहनाती है, किसे सेहरा देती है, यह देखने वाली बात होगी। 10 नवंबर को मतदान काउंटिंग के दिन ही सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा। बहरहाल चुनावी जो तपिश है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है वर्चुअल रैलियों के जरिए। शुक्रिया आपका राजेश इन जानकारियों के लिए। और अगली खबर की ओर हम चलते हैं। केंद्र सरकार ने प्रदूषण को लेकर के क्या कुछ कदम उठाए हैं, इसको लेकर के ये खबर है। प्रदूषण की समस्या को समाप्त करने के लिए शुरू से ही सरकार प्रतिबद्ध रही है। पिछले 6 सालों में सरकार ने वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उनमें से कुछ प्रमुख कदम हम आपको बताते हैं। उनमें से प्रमुख कदम हैं जैसे ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया। इससे हर दिन दिल्ली से गुजरने वाले 60,000 भारी वाहन उनको रोककर प्रदूषण को कम किया गया। इसके अलावा बदरपुर पावर प्लांट को भी बंद कर दिया गया है और साथ ही साथ 65,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ BS6 मानक अनुरूप वाहनों और ईंधन की शुरुआत की गई है। इससे वाहनों से होने वाला प्रदूषण काफ़ी हद तक कम हुआ है। पंजाब और हरियाणा के किसानों को 1400 करोड़ रुपए की लागत से पराली काटने की मशीनें दी गई हैं, जिसके कारण इन राज्यों में पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण में 15% और 20% की कमी आई है। वहीं NCR में 2800 ईंट भट्टों में जिग जैग तकनीक का प्रयोग किया गया, जिससे प्रदूषण में कमी आई। इसके साथ ही NCR में 2600 उद्योगों को पाइप्ड नेचुरल गैस यानी कि PNG चालित बनाया गया। इसके अलावा 2016 में पहली बार निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को लागू किया गया, जिससे धूल से होने वाले प्रदूषण को कम करने में मदद मिली। वर्तमान में दिल्ली में 3 बिजली संयंत्र कचरे के प्रसंस्करण से 57 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। DDA ने सैकड़ों डस्ट सप्रेसेंट और पानी के छिड़काव वाले वाहन उपलब्ध कराए हैं। इसके साथ ही NCR में पेट्रोल और डीजल के सभी रिटेल आउटलेट्स में वेपर रिकवरी सिस्टम का काम भी पूरा हो चुका है। इन सब उपायों के अलावा प्रदूषण की रोकथाम को लेकर पर्यावरण मंत्रालय और NCR राज्यों के प्रमुख अधिकारियों के बीच कई अहम बैठकें भी आयोजित की गई हैं। तपस भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर, उनसे बातचीत करेंगे। तपस, अगर हम दिल्ली या NCR की बात करें और आने वाले समय की बात करें, क्योंकि अक्टूबर की आज 14 तारीख हो चुकी है, इसके बाद नवंबर, दिसंबर और खासकर जनवरी लास्ट तक दिल्ली में ये समस्या रहती है। लेकिन पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार की ओर से जो कदम उठाए गए हैं, विभिन्न तरह के कदम, उससे काफ़ी असर पड़ा है। इस बार क्या कुछ आप देख रहे हैं? इन कदमों का असर तो पड़ेगा ही, साथ ही साथ किसी तरह की कोई जागरूकता की कमी तो नहीं है इस बार लोगों में? जो जी आपने सही कहा कि इस स्टेट और सेंटर एक तरह से लगे हैं कि किस तरह से जो पोल्यूशन का जो मापदंड है उसको किस तरह से प्रदूषण कम किया जाए, खासतौर से दिल्ली और NCR की अगर हम बात करें, क्योंकि इस वक्त अगर आज की लेटेस्ट बात करूं तो दिल्ली में वेरी पुअर जो कैटेगरी में है, वहां पे दिल्ली का जो एयर पोल्यूशन है वो आ चुका है। इस वक्त जो AQI हम बात करते हैं वो 306 है, जो कि वेरी पुअर की शुरुआत वेरी पुअर से वेरी पुअर में आ चुका है। तो अगर उसकी बात करें तो एक तरह से जो ऑफिशियल्स हैं, जो लोग इस पे काम कर रहे हैं, वो जरूर इसको लेकर थोड़े से चिंतित हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो लगातार पिछले 5-6 साल की अगर हम बात करें तो लगातार इसमें कोशिश की जा रही है कि किस तरह से दिल्ली में प्रदूषण की जो मार है उसको कम किया जाए। दिल्ली में जो प्रदूषण एक तरह से खासतौर से ये ठंड के समय जब पराली जलाई जाती है आसपास के इलाकों में, तो उससे जो प्रदूषण होता है उसको किस तरीके से कम किया जाए, उसको लेके जैसे आपने बताया कि जो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनाया गया। पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि जो ट्रक्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं उनको जरूरी नहीं है कि दिल्ली होके ही जाना पड़े। तो ये जो 2 एक्सप्रेसवे है, ये मानना है CPCB का कि इससे बहुत हद तक जो प्रदूषण है आपके ट्रक से और लोकल व्हीकल से वो कम हुआ है। जो दूसरा अहम एक चीज है, जो BS6 की हम बार बात करें, BS6
जो स्टैंडर्ड की जो फ्यूल है वो भी एक तरह से बहुत काम किया है, क्योंकि अगर हम दिल्ली में बात करें प्रदूषण की तो 60% पोल्यूशन जो है उससे भी ज्यादा इनफैक्ट वो व्हीकलर पोल्यूशन में आता है। तो अगर हम BS6 से एक तरह से वो बहुत हद तक कम होने की उम्मीद है। और जो एक और बहुत अहम चीज है, खासतौर से ये पिछले साल हमें देखने को ज्यादा मिली, जो ईंट भट्टा उद्योग है जो पहले दिल्ली के साथ सटा हुआ था, दिल्ली NCR के साथ सटा हुआ था, उसको आगे कर दिया गया, थोड़ा दूर कर दिया गया और उसमें जिगजैग टेक्नोलॉजी जो हम बार बार कर रहे हैं, एक नई टेक्नोलॉजी है उसको उसमें लेके आए हैं। हम खुद इनफैक्ट 2 दिन पहले एक ऐसे ईंट भट्टा एक जगह पे गए थे जहाँ पे बनाया जा रहा था। वो खुद कह रहे हैं कि इस टेक्नोलॉजी की वजह से करीब 20% तक का 20 से 50% तक का जो वायु प्रदूषण है वो कम हुआ है। तो एक के बाद एक जो ली जा रही है डिसीजन और एक वेपर रिकवरी सिस्टम है, मैं आपको बताना चाहूंगा जोशी जी की दिल्ली और NCR में खासतौर से दिल्ली के जितने भी पेट्रोल पंप हैं उसमें वेपर रिकवरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम आ चुका है हर एक पेट्रोल पंप में। जब हम लोग पेट्रोल लेते हैं या फिर कोई गाड़ी में भरवाता है तो एक तरीके का एक वेपर उसमें से निकलता है, उसमें ऐसी मात्राएं, चूंकि उसका जो पोल्यूशन लेवल है वो वैसे तो उतना हाई नहीं होता, करीब 3 से 5% का होता है, लेकिन उसमें ऐसी गैसेस होती हैं जो बहुत ज्यादा हानिकारक होती हैं। इनफैक्ट ज्यादातर अगर लोग उसके आसपास रहे तो वो शायद कैंसर भी हो सकता है। तो जितने भी पेट्रोल पंप है उन सब में जी तापस सिस्टम लगाया गया है, जिसकी वजह से एक और तरीके से कहे तो एक लड़ाई, इसमें जो जंग जो चल रही है एयर पोल्यूशन के खिलाफ, उसमें एक और अहम उपलब्धि साबित हुई है। शुक्रिया तपस आपका इन सभी जानकारियों के लिए। और अगली खबर की ओर चलते हैं। आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी गांव से रोजगार के सिलसिले में शहर पहुंचने वाले प्रवासियों को मामूली किराए पर घर देने की योजना अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम के पोर्टल को आज लॉन्च करेंगे। साथ ही इस योजना की गाइडलाइंस को भी जारी किया जाएगा। इस योजना के मुताबिक शहरों में सरकारी पैसे से बने आवासों को अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में तब्दील किया गया है। ज़रूरतमंद प्रवासियों को आवास सस्ते किराए पर उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही सरकार निजी और सार्वजनिक संस्थानों को उनकी खाली पड़ी ज़मीन पर किराए के घर बनाने के लिए प्रेरित करेगी। मसलन अगर शहरी क्षेत्र में कोई फैक्ट्री है और उसके पास खाली ज़मीन है तो प्रवासियों के लिए वहां कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसमें सरकार भी मदद देगी। निजी क्षेत्र के ऐसे कॉम्प्लेक्स बनाने पर उन्हें स्पेशल इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। अरुण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, लोगों को घर देने की मुहिम जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने शुरू की थी उसमें एक और कदम इसको कहा जा सकता है, क्योंकि ये देखा जाता है कि जो बड़े शहर हैं वहाँ दूर दराज के इलाकों से लोग आते हैं वहाँ पर और उनके रहने की एक बहुत बड़ी समस्या होती है। तो ये जो कदम उठाया जा रहा है ये एक महत्वपूर्ण कदम इस ओर कहा जा सकता है इसको। काफी महत्वपूर्ण कदम इसलिए भी है चंद्रशेखर, क्योंकि हम जानते हैं कि अब इंडस्ट्रीज चालू हो रही हैं, फैक्ट्रीज वापस रीओपन हो रही हैं। ऐसे में जो माइग्रेंट लेबर्स हैं, जो लेबर्स हैं प्राइमरीली, जो कि वापस अब अर्बन प्लेसेस पर लौट रहे हैं, तो ऐसे में इंपॉर्टेंट इसलिए जो अफोर्डेबल रेंटिंग हाउसिंग कॉम्प्लेक्स जैसी स्कीम इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ऐसे लोगों को बेहतर लाइफस्टाइल मिल सके। अब इस स्कीम के तहत आज एक तरह से जो पोर्टल यानी कि वेबसाइट की शुरुआत की जाएगी। इसके अंदर जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, EWS कैटेगरी, LIG कैटेगरी और जो डॉर्मेट्री के तहत जो 4 से 6 बिस्तर वाले जो बेड होते हैं वो बेडिंग फैसिलिटीज यहाँ पे मौजूद होंगी और बहुत ही सस्ते दर पर यहाँ पर आपको जो रहने के लिए जो घर है वो मिल पाएगा। यानी कि आप रेंट दीजिए, बहुत ही किफायती रेंट दीजिए और यहाँ पे आप रह सकते हैं। आप ग्रुप्स के जो हम देखते हैं कि जो माइग्रेंट्स होते हैं प्राइमरी ग्रुप्स में रहते हैं 4 से 5 लोगों के, तो ऐसे में ये जो अच्छे घर बनाए जाएंगे जो कि सरकारी आवास जो कि खाली पड़े हुए हैं, जिनमें कोई रहता नहीं है या फिर साल में कोई 1 बार या 2 बार लोग आके रह जाते हैं, तो जो गवर्नमेंट के जो एसेट्स है प्राइमरीली उसको एक तरह से तब्दील कर दिया जाएगा इन कॉम्प्लेक्स के अंदर, जिसमें लोग रह सकते हैं और रेंट पे करके रेंट अदा कर सकते हैं। दूसरा, सरकार एक तरह से जो PSUs है देश के अंदर उनको भी एक तरह से इंसेंटिवाइज करेगी अगर वो अपनी प्रॉपर्टीज को और को एक तरह से इन अफोर्डेबल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर तब्दील कर दे, ताकि जो प्राइवेट प्लेयर्स है, PSUs है, वो भी अपने जो माइग्रेंट लेबर्स है उनको अफोर्डेबल स्कीम के तहत, अफोर्डेबल रेंटिंग स्कीम के तहत इनको आवास मुहैया करा सके। हम इस बात को जानते हैं कि प्राइवेट प्लेयर हो गया या PSUs हो गया, सरकारी जो एसेट्स हैं ये काफी बड़ी संख्या में के देश के अंदर है। तो ऐसे में जो माइग्रेंट लेबर्स जब वापस लौटेंगे और या जो तरह से लौट रहे हैं तो उनके लिए बेहतर आवास की सुविधा इन लेबर्स या फिर माइग्रेंट्स के पास में होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 25 साल के लिए आपको इन प्रॉपर्टी को इस ARHC यानी कि अफोर्डेबल रेंटिंग हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के तहत
तब्दील करना होगा जो काफी किफायती दर पर मिलेगा। तो माइग्रेंट लेबर्स हो या फिर लेबर्स हो या फिर जो माइग्रेंट्स हो प्राइमरीली, उनको बेहतर रहने की जगह मिल सके, इस बात पर सरकार का फोकस। शुक्रिया आपका अरुण इस जानकारी के लिए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है। जो भी लोग बाहर से बड़े शहरों में काम करने के लिए आते हैं, और ख़ासकर जिस तरह से अरुण हमारे संवाददाता बता रहे थे कि अब कोविड के दौर के बाद एक बार फिर लोगों ने जो अपने अपने गाँव में अपने अपने घरों को चले गए थे, उन्होंने वापस शहरों में आना शुरू कर दिया है। तो वो जब शहरों में आएंगे तो उनके रहने के लिए घर की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए आज एक वेबसाइट लॉन्च की जाने वाली है मंत्रालय की ओर से, और उस वेबसाइट में जब आप जाएंगे तो आप किसी भी शहर में जाएंगे तो आपको रहने की दिक्कत नहीं होगी। आप किराए पर वहाँ पर आपको सस्ते घर मिल सकते हैं। तो हमारा ये खास कार्यक्रम, आज का एजेंडा यहीं पर ख़त्म होता है। नमस्कार।